अब आज हम स्टडी करने वाले हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? देखो, जब भी किसी बॉडी पे ना, न्यूटन ने ये बोला कि जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगेगी, जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगेगी तो मोमेंटम में चेंज आएगी, है ना। मोमेंटम तो बदलेगा ही, है ना। मान लो तुम्हारे पास एक बॉडी है, ऐसे करके टेबल पे रखी हुई है, कुछ इसका मास है, मान लो m इसका मास है। अभी इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है। जब इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है तो बताओ इसका मोमेंटम कितना होगा? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P = m/v, है ना। अब मैं कह रहा हूँ ये रेस्ट पे है, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इसका मतलब मोमेंटम कितना होगा इसके पास? v की वैल्यू 0, तो मोमेंटम कितना आया? 0 आ गया, है ना। v की वैल्यू 0 तो मोमेंटम 0। बट अब ये सपोज कर लो कि इसी बॉडी को, इसका मास m था, मान लो एक फोर्स लगी, आपने धक्का लगाया इसको, ठीक है, इस बंदे ने यहाँ पे इसको धक्का लगाया, और धक्का लगाने से क्या होगा? क्या इस बॉडी में वेलोसिटी आएगी? इंक्रीज होगी? बिल्कुल। इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो बदलेगी क्या? अगर ये लगातार इसको पुश करता रहे तो इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी, है ना। तो वेलोसिटी में चेंज आया। अगर वेलोसिटी में चेंज आया, यानी कि वेलोसिटी अगर बढ़ी, तो बताओ मोमेंटम, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी अब इसकी। अब v की वैल्यू 0 तो नहीं है ना, कुछ तो कुछ वैल्यू आएगी इसकी। तो आप देख रहे हो कि मोमेंटम में चेंज आ रहा है। ये p = 0 था, है ना, यहाँ पे p = m/v आ गया, तो मोमेंटम में चेंज है, 0 से कुछ तो आया, है ना। तो आया कब? आया तब जब इसमें क्या लगी? फोर्स लगी, जब इस पर फोर्स लगी, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका कि भाई साहब मोमेंटम में बदलाव आएगा, मोमेंटम में बदलाव आएगा, यानी कि जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा? ये जो चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम में तो चेंज आनी ही है, मोमेंटम। बट ये जो चेंज इन मोमेंटम है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स अप्लाइड पे। फोर्स अप्लाइड, एक्सटर्नल फोर्स जो लगेगी ना इस पे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, उस पे चेंज इन मोमेंटम डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर ये फोर्स ज्यादा होगी, ज्यादा जोर से अगर मैं इसको पुश करूंगा तो मोमेंटम बड़ा ज्यादा चेंज होगा, है ना। अगर मैं बिल्कुल हल्के से इसको हिलाता हूं तो वेलोसिटी कम चेंज हुई, वेलोसिटी कम चेंज हुई तो मोमेंटम भी कम ही चेंज हुआ, है ना। यानी कि हमारा मोमेंटम में जो बदलाव आना है, मोमेंटम में जो चेंज आनी है, वो इस बात पे डिपेंड कर रही है कि आप कितनी ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स उसको प्रोवाइड करते हो, है ना। जो मोमेंटम में चेंज आनी है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स कितनी लग रही है। अगर एक्सटर्नल फोर्स कम लग रही होगी तो मोमेंटम भी कम ही बदलेगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लग रही होगी तो मोमेंटम भी ज्यादा बदलेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, कि भाई साहब चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। मोमेंटम में बदलाव आता है जब भी फोर्स लगती है, मोमेंटम में चेंज आती है ना। तो मोमेंटम तब बदलेगा, और कितना बदलेगा वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि ये बंदा इस पे कितनी फोर्स लगा रहा है। आप एक चेयर को पुश करोगे, धीरे से पुश करोगे तो वो थोड़ी दूर जाएगी, है ना। अगर उसको आप जोर से लात मारते हो तो चेयर कहीं कहीं जाएगी, है ना। इसका मतलब मोमेंटम में चेंज आया, और कितना ज्यादा आया वो इस बात पे डिपेंड था कि आपको कितना गुस्सा आया। जितना गुस्सा आएगा उतनी जोर से मारोगे, उतनी जोर से मारोगे उतनी दूर जाएगी, चेयर गिरेगी, है ना। तो मतलब द चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, है ना। तो अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, ये जो मेरी एक्सटर्नल है, एफ एक्सटर्नल भी लिखते हैं इसको, है ना, या सिंपल एफ भी लिखते हैं कभी कभी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम। अब मोमेंटम जो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। मोमेंटम जो बदल रहा है वो क्या बदल रहा है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ ही तो चेंज हो रहा है ना, समय के साथ तो बदलाव आ रहा है। तो एफ एक्सटर्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt, है ना। दिस इज अ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। व्हाट इज दिस? इज अ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको पढ़ते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यही है हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ। ये कहता है कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर एग्जैक्टली बताया जाए, सिर्फ चेंज इन मोमेंटम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या सिंपल बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। कितना मोमेंटम में बदलाव आना है समय के साथ, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने एक्सटर्नली कितना फोर्स उस पर लगाया। तो अब अगर ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन में हटाऊं तो मुझे कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, है ना। F = K dp/dt, और SI सिस्टम में ये K की वैल्यू है 1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F
डी पी वाई डी टी। ये भी मेरे पास एक फार्मूला बन गया फोर्स का, F इजिकल टू डी पी वाई डी टी। लेकिन अब हम जानते हैं भाई साहब, हमको ये तो पता है कि ये जो मेरे पास F है ये एक, अच्छा हम मोमेंटम की वैल्यू तो डाल सकते हैं। देखो हम जानते हैं कि जो P है वो किसके बराबर आता है, अभी तो लिखा था यार m इंटू वी। व्हाट इज मोमेंटम, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी। तो अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तो P की वैल्यू क्या आएगी बताओ, P इज इक्वल टू P की नहीं, ये वैल्यू अगर मैं यहाँ डालता हूँ तो F की वैल्यू क्या आएगी, F इज इक्वल टू डी बाई डी टी एम इंटू वी, डी बाई डी टी एम इंटू वी। अच्छा मास चेंज हो रहा है क्या, मास चेंज हो रहा है क्या यहाँ पे, नहीं चेंज हो रहा है, मास थोड़ी बदल रहा है ना, बॉडी का मास थोड़ी बदल रहा है, सिर्फ वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, क्योंकि मास यहाँ पे तो कांस्टेंट है तो m बाहर, इसको ऐसे लिखता हूँ डी वी बाई डी टी, लिख सकते हैं ना, है ना। अब ये जो डी वी बाई डी टी होता है ये क्या चीज़ है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज द एक्सेलरेशन। ये क्या होती है भाई साहब, ये तो एक्सेलरेशन है ना, इसी को तो बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो उसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं फाइनली F इज इक्वल टू एम इंटू ए, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, आ गया है ना। तो ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर कि फोर्स किसके बराबर होती है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो फिजिक्स में जो माँ है वो हमें देती है न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ने हमें दे दिया, माँ के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, F इज इक्वल टू एम इंटू ए है। तो याद रखना फोर्स का 2-3 फार्मूले आ सकते हैं हमारे पास, एक तो आया F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, कहीं न्यूमेरिकल्स में ये भी यूज़ करना पड़ सकता है, F इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी भी यूज़ करना पड़ सकता है, F इज इक्वल टू एम ए, ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, F इज इक्वल टू एम ए बहुत यूज़ होता है। तो ये हमारा क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो समझ आया न्यूटन का सेकंड लॉ, बड़ा सिंपल सा है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो मैं ऐसे भी बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ, पूरा अगर एग्जैक्ट बोल रहे ना तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम या चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं F एक्सटर्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी, देन F इज इक्वल टू के डी पी बाई डी टी, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। दो जो P है वो किसके बराबर होता है, M इंटू वी, तो F इज इक्वल टू डी बाई डी टी एम इंटू वी, एम बाहर डी पी बाई डी टी, देन व्हाट इज डी पी बाई डी टी, इट इज एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल टू एम इंटू ए आ गया मेरे पास। तो ये आ गया आपके पास न्यूटन का सेकंड लॉ। अब कभी कभी ना एग्जाम में इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पूछते हैं, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, मतलब न्यूटन सेकंड लॉ से हमें क्या क्या ज़्यादा देखने को क्या मिल रहा है, क्या हम कुछ नया इस पर बता सकते हैं। मिटा दूँ उसको, मिटा दूँ, मिटा दूँ। अब देखो F इज इक्वल टू एम में जो है इससे हमें 2-3 चीज़ें पता चलती हैं। एक तो पता चलता है ये, क्या पता चलता है देखते हैं। देखो F इज इक्वल टू एम में से ना 2-3 चीज़ें हमें क्लियर होती हैं। पहली बात तो ये पता चलती है कि भाई साहब किसी बॉडी में अगर मोशन है, ठीक है, और वो जो बॉडी का जो मोशन है वो एक्सेलरेट तब करेगा, एक्सेलरेट तो कब करेगा, ये एक्सेलरेशन कब आएगी भाई, जब फोर्स लगेगी, ये होगी तभी तो एक्सेलरेशन होगी। मतलब बॉडी एक्सेलरेट तब करेगी जब उस पर फोर्स लगेगी, बिना फोर्स की एक्सेलरेशन नहीं होती है। ये हमें कौन बोलता है, न्यूटन का सेकंड लॉ से पूरा क्लियर हो जाता है ना। एक्सेलरेशन बॉडी में तब आनी है जब कहीं ना कहीं फोर्स लग रही हो, वो कौन सी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। बिना एक्सटर्नल फोर्स के बॉडी एक्सेलरेट कर ही नहीं सकती। इस इक्वेशन से क्लियर हो रहा है ना। आप ए की वैल्यू अगर 0 तो फोर्स 0 है ना, ए की वैल्यू ज़्यादा तो फोर्स भी ज़्यादा, ए की वैल्यू कम तो फोर्स भी कम। मतलब एक्सेलरेशन बॉडी में कितनी आनी है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स कितनी लग रही है। तो यानी कि हम यहाँ पे एक पहला कॉन्सिक्वेंस ये बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन, मोशन में जो एक्सेलरेशन आ रही है वो किस बात पे डिपेंड करती है, एक्सटर्नल फोर्स पे यार, एक्सटर्नल फोर्स पे। किसी बॉडी ने एक्सेलरेट करना है या नहीं करना है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि उस पर फोर्स लग रही है कि नहीं लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग रही है या नहीं लग रही है, ये हमें कौन बताता है, ये बताता है हमें न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है। न्यूटन का सेकंड लॉ एक चीज़ और बताता है हमें, इसे एक चीज़ और कि हमें हेल्प भी मिल जाती है कि क्या, बेसिकली फोर्स ना, फोर्स ऐसे हमने अभी तक क्या पढ़ा था, व्हाट इज फोर्स, इट इज पुश और पुल, है ना। तो फोर्स का जो यूनिट है, फोर्स का जो यूनिट है वो हमें कौन देता है, वो हमें यही सेकंड लॉ देता है। ऐसे तो फोर्स का यूनिट हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं ना।
तो फोर्स का जो यूनिट है ना, यूनिट वो कौन डिफाइन करता है? यूनिट ऑफ फोर्स वो बेसिकली डिफाइन कर देता है हमारा कौन? यही न्यूटन का सेकंड लॉ। ऐसे भी हम कर सकते हैं ना, न्यूटन भी होता है इसका फोर्स का यूनिट। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? ये क्या है? मास। मास कैसे होता है? केजी, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो ये यूनिट है किसका? फोर्स का। कहाँ से मिला हमें? न्यूटन के सेकंड लॉ से पता चल रहा है ना। अच्छा एक चीज़ और है, लिख लो उसको, बताओ। एक चीज़ और है, ये जो न्यूटन का सेकंड लॉ है ना, बेसिकली यही रियल लॉ है। न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो क्या है? रियल लॉ है। कल हम समझेंगे इसको, कल डिटेल में बताऊंगा मैं कि रियल लॉ क्यों कहते हैं इसको। पूरा हम ना डेरिवेशन से पूरा सॉल्व करेंगे। ऐसे बता देता हूं तुम्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि यही एक लॉ है जिससे न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी एक्सप्लेन किया जा सकता है और इसी लॉ से न्यूटन का थर्ड लॉ भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। समझो बात? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रियल लॉ कहते हैं, क्योंकि इससे क्या करते हैं? इससे हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और न्यूटन का थर्ड लॉ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ। और वो कैसे कर सकते हैं? पूरा डेरिवेशन में ड्राइव करनी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरी डेरिवेशन ड्राइव करके मैथमेटिकली पूरा फाइंड करेंगे कि कैसे न्यूटन का सेकंड लॉ न्यूटन के फर्स्ट लॉ को भी ड्राइव करता है और कैसे न्यूटन का सेकंड लॉ ही न्यूटन के थर्ड लॉ को भी ड्राइव करता है। ये हम लोग समझेंगे कल। ठीक, फिलहाल के लिए तुम लिख सकते हो कि यार यही है क्या? रियल लॉ, असली लॉ तो यही है। ठीक, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें ये देता है, न्यूटन का सेकंड लॉ देता है। वो बड़ा क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है? क्या है? न्यूटन का सेकंड लॉ में बताता है, पता है किसके बारे में? इनर्शियल मास के बारे में। इनर्शियल मास। इनर्शियल मास, व्हाट इज दिस इनर्शियल मास? दो तरह के मास होते हैं, एक होता है ग्रेविटेशनल मास, एक होता है इनर्शियल मास। ठीक, एक होता है ग्रेविटेशनल मास, एक होता है इनर्शियल मास। ग्रेविटेशनल मास पता क्या होता है? सिंपल सी, वो क्या है? एक ऐसी फोर्स है ना। मेरा ग्रेविटेशनल मास क्या होगा? सिंपल सी कंसेप्ट है, वो है कि भाई साहब मेरे को ये अर्थ ग्रेविटी कितनी फोर्स से खींच रही है ना। अर्थ ग्रेविटी, अर्थ है ना जो, इसके पास ग्रेविटेशन फोर्स है। जो अर्थ के पास ग्रेविटेशन फोर्स है उसको बोलते हैं ग्रेविटी। तो मेरे पे कितनी ग्रेविटी एक्ट करनी है, कितनी ग्रेविटी से मुझे, कितनी फोर्स से मुझे अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, उसको अगर मेजर करेंगे ना तो हम क्या बोलेंगे? मैंने क्या मेजर किया? अपना ग्रेविटेशनल मास मेजर किया। क्या मेजर किया? ग्रेविटेशनल मास। बट इनर्शियल मास थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इनर्शियल मास क्या चीज़ होती है कि एक मास है। अब मुझे देखो इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ तुम्हें। मुझे बताओ, इतना सा ब्लॉक है, ठीक है, इस पे फोर्स लगेगी, मान लो 10 न्यूटन की फोर्स इस पे लग रही है इसको हिलाने के लिए, है ना। लेकिन अगर इतना बड़ा मास है, ठीक है, मान लो ये स्मॉल है, मान लो ये कैपिटल है, अब इसको हिलाने के लिए देखो साइज का फर्क देख लो। इसको हिलाने के लिए क्या अभी भी 10 न्यूटन की फोर्स लग रही होगी? अब तो जाहिर सी बात है, सेम ही, मान लो सेम मटेरियल के बने हुए हैं, ये भी आयरन का है, ये भी आयरन का है। आयरन का छोटा सा बॉक्स है, मान लो 10 न्यूटन की फोर्स से ये हिल रहा है ना, इस पर एक्सेलरेशन आ रही है, ये मूव करना स्टार्ट करेगा। लेकिन ये भी आयरन का ही है। अब देखो साइज में बड़ा फर्क है, तो क्या अभी भी 10 न्यूटन की फोर्स लग रही होगी क्या इसको हिलाने के लिए? नहीं, अब तो ज़्यादा लगेगी, है ना। तो बेसिकली ये जो इनर्शियल मास है वो यही कॉन्सेप्ट है कि ये मास ये मेजर करता है कि एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे कितनी लगनी है। या आप ऐसे कह सकते हो कि इट मेजर द रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है ना हिलाने के लिए, आप इसको हिलाना चाहते हो बट ये नहीं हिल रहा, तो ये रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है ना। देखो कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में है, आप उसे फोर्स लगाओगे, है ना। अब ऐसे थोड़ी कि आपने टच किया चल पड़ी, नहीं, आप उसको फोर्स लगाओगे, उसको हिलाने के लिए थोड़ी ताकत तो लगाओगे, तो ये एक रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, है ना। कोई भी मास पे अगर आप फोर्स लगाओगे उसको हिलाने के लिए, उसको मोशन में लाने के लिए, तो आप फील करोगे कि एक रेजिस्टेंस ऑफर होती है उस मास की वजह से। वो मास एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है टू द एक्सटर्नल फोर्स, है ना। क्या ऑफर करता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ऑफर टू द एक्सटर्नल फोर्स। आप इसको हिलाने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो और वो एक्सटर्नल फोर्स को एक रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है। दैट रेजिस्टेंस, बस उसी रेजिस्टेंस को कहते हैं इनर्शियल मास। छोटी बॉडी होगी तो ये जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, बॉडी छोटी सी बॉडी होगी, है ना, कम मास वाली बॉडी होगी तो रेजिस्टेंस भी कम ही होगी, है ना। जैसे इस मास को हिलाने के लिए 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, लेकिन अगर इस मास को आपको हिलाना है तो हो सकता है 100 न्यूटन की फोर्स लग रही हो, 100 न्यूटन की फोर्स लग रही हो। तो इसने कम रेजिस्टेंस ऑफर की टू द एक्सटर्नल फोर्स, तो इसका मतलब इसका इनर्शियल मास
कम है। इसने ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर की किसको, लेकिन किसको ऑफर कर रही है ये रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल फोर्स, है ना। इसको हिलाने के लिए जब हमने फोर्स लगाई तो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है ड्यू टू द मास। दैट मास इज नोन एज इनर्शियल मास, दैट मास इज नोन एज इनर्शियल मास। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, है ना। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं यार कि इनर्शियल मास क्या है, इनर्शियल मास होता क्या है, ये हमें ये दिखाता है कि कैसे एक मास रिस्पॉन्ड कर रहा है टू द एक्सटर्नल फोर्स, है ना। हाउ मास या हाउ बॉडी रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल फोर्स। आप एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, धक्का लगाते हो और बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है ना। मैं इसको धक्का लगा रहा हूं और बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है, क्या वो जल्दी से हिल रही है, क्या नहीं हिल रही है ना। अगर जल्दी से हिल रही है इसका मतलब इसका इनर्शियल मास कम है। अगर ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है मुझे इसको हिलाने के लिए तो इसका मतलब इसका इनर्शियल मास ज्यादा है ना। तो फिर ग्रेविटेशन मास क्या हुआ, इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल तो चलो यहाँ पे आ रहा है, इसका नाम तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ग्रेविटेशन मास का मतलब वो क्या है, कौन सा रिस्पॉन्ड मेजर कर रहा है, वो रिस्पॉन्ड मेजर करता है बॉडी ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशन फोर्स है ना उस पे कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है, हाउ बॉडी रिस्पॉन्ड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट मेजर द ग्रेविटेशनल मास। मेरी बॉडी है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या रिस्पॉन्ड कर रही है, क्या ये उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है, क्या ये कम अट्रैक्ट हो रही है अर्थ की तरफ, है ना। ये मेजर कौन कर रहा है, ग्रेविटेशनल मास। लेकिन मेरी बॉडी अगर कोई मुझे धक्का देता है और मैं उसके लिए मैं कैसा रिस्पॉन्ड करता हूँ, क्या मैं जल्दी से हिल जाता हूँ, गिर जाता हूँ नीचे, क्या मैं नहीं गिरता हूँ, तो इसका मतलब ये जो मेजर किया जा रहा है, ये जो क्या कहते हैं इनर्शिया मेजर किया जा रहा है, इनर्शिया है ना यार, मैं रेस्ट में हूँ तो रेस्ट में रहना चाह रहा हूँ, है ना। ये जो रेजिस्टेंस मेजर की जा रही है, इनर्शिया क्या होता है, एक तरह की रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टू द चेंज, सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, जो किसके लिए लग रही है, किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है और मैं उसको रेजिस्ट कर रहा हूँ, ये जो रेजिस्टेंस है ना इसको कहा जाता है रेजिस्टेंस टू द एक्सटर्नल फोर्स, इसको कहा जाता है इनर्शियल मास, है ना। छोटा सा बॉक्स है तो कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है एक्सटर्नल मास को, बड़ा सा बॉक्स है तो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स को, इसका मतलब इसके पास इनर्शियल मास कम है, इसके पास इनर्शियल मास ज़्यादा है, दैट इज नोन एज इनर्शियल मास। अब मुझे बताओ क्या सेम क्वांटिटी अगर बॉडी होगी, मान लो ये जो बॉडी है इसका कुछ इनर्शियल मास है, क्या इसका इनर्शियल मास और ग्रेविटेशन मास सेम होगा, क्या लगता है तुमको, टू बी सरप्राइज इनर्शियल मास हमेशा बराबर होता है ग्रेविटेशन मास के, मतलब जैसे तुम्हारा ग्रेविटेशन मास है ना कुछ, जिसको तुम वेट भी कहते हो फिर बाद में, वो और इनर्शियल मास इनकी जो वैल्यू कैलकुलेट की जाती है ना सेम आती है, वो सेम आती है, कोई डिफरेंस नहीं आता। बस कॉन्सेप्ट देखो यही चीज़ है ना, कॉन्सेप्ट अलग अलग है दोनों चीज़ों का, वैल्यू सेम आती है दोनों की। ग्रेविटेशनल मास इज ऑलवेज इक्वल टू द इनर्शियल मास, बट ग्रेविटेशनल मास अलग चीज़ है ना, वो ये मेजर कर रहा है कि मैं अर्थ की तरफ कितनी ताकत से नीचे जा रहा हूँ, है ना, अर्थ कितना अट्रैक्ट कर पा रही है मुझे सेंटर टू द अर्थ, है ना। और इनर्शियल मास हो गया कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर मुझे लगती है तो मैं उसको कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर पा रहा हूँ, है ना, कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा हूँ, दैट इज नोन एज द इनर्शियल मास। डिफरेंस समझ आया, इसको और डिटेल में भी पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्रेविटेशन मास और इनर्शियल मास के डिफरेंस को भी समझेंगे पूरा डिटेल में, सो दैट कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़ी बार बच्चों को ये समझ नहीं आता है, उनको लगता है कि ये एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ क्या, उनको तो इनर्शियल मास के बारे में पता ही नहीं होता। तो तुम्हें याद रहना चाहिए व्हाट इज इनर्शियल मास, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी टू द एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज द इनर्शियल मास। ओके, तो ये था न्यूटन का सेकेंड लॉ, ये थे इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस। तो कल हम न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ लेंगे, उसके बाद जब थर्ड लॉ पढ़ लेंगे ना उसके बाद देखेंगे कि कैसे न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है वो रियल लॉ है। ठीक है, इतना करें।